चलो ठीक है, तो तुम्हारा लेबर लॉ का चैप्टर 18 यूनिट 1 पेमेंट ऑफ वेजेस, राइट। सो अब इस चैप्टर के अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर हम स्पेसिफिकली ये देख रहे हैं कि यार वर्कमैन है उन लोगों के लिए तो यही पैसा, यही चीज़ है ना मेन वो, और वाई आर दे वर्किंग, व्हाट एल्स दे वर्किंग फॉर, राइट। तो दे वांट मनी, दे वांट प्रॉपरली सिक्योर टाइमली मनी और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए। जो लोग एजुकेटेड हैं, जो अच्छे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वो फिर भी अपने राइट्स के बारे में अवेयर है कि भाई हाँ इस जॉब का मार्केट में इतना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इतनी सैलरी ये जॉब फेच करना चाहिए आपके क्वालिफिकेशंस, आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, राइट। हाउ एवर द वर्कमैन हियर इन दे माइट नॉट बी एज मच क्वालिफाइड एज रिक्वायर्ड या एज मच अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। भले अभी हम बोलते हैं कि हाँ उनको बहुत पता है या नहीं पता, उनका अलग रेट चलता है मार्केट में, ऐसा ऐसा सब हम बोलते हैं, बट उनके प्रोटेक्शन के लिए हमने बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं, जिसके अंदर वन ऑफ देम इज़ पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट, की सब हैं कि उनको भले इतना तो मिलना ही चाहिए। अगर आप किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोई भी काम करो, मिनिमम आपके वेज इतना होना चाहिए, ठीक है, वो बेसिक सस्टेनेबल लिविंग करने के लिए। तो पेमेंट ऑफ वेजेस इज़ टू एलिमिनेट ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट टू एलिमिनेट ऑल मैल प्रैक्टिसेस, गलत काम जो होते हैं किसी के खिलाफ, मैल प्रैक्टिसेस बाय लेइंग डाउन द टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द वेजेस एज वेल एज सिक्योरिंग दैट द वर्कर्स आर पेड देयर वेज एंड एट रेगुलर इंटरवल्स विदाउट एनी अनऑथराइज्ड डिडक्शन। बढ़िया, सेट हो गया। 3 लाइन बस मार्क कर लो। एक्सटेंड, और फिर लास्टली एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। हाँ सर ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन आ जाओ। एम्प्लॉयड पर्सन इंक्लूड्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयड पर्सन। पैसा नहीं मिला, पैसा एम्प्लॉयड मतलब जो बंदा आपके यहाँ पर काम कर रहा है, अगर तुमने उसे पैसा नहीं दिया और वो मर गया है तो तुम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दो। जितना पैसा तुम्हारा बनता है किसी को देने का वो तो तुम दोगे ना। तो पहला ये एम्प्लॉयड पर्सन में एम्प्लॉयड पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा एम्प्लॉयर इंक्लूड्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉयर एज वेल। एम्प्लॉयर का भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड होता है कि अगर तो वो एम्प्लॉयर मर गया तो पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, ही ओज द मनी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव देगा। फैक्ट्री मीन्स वही फैक्ट्री फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से वो 10 और 20 था ना, विद पावर विदाउट पावर एक डेफिनेशन थी, जहाँ पर 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं विद पावर और 20 से ज़्यादा काम करते हैं विदाउट पावर नहीं था। उसके बाद इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट मीन्स कोई ट्रामवे, एयर ट्रांसपोर्ट, जो डॉक, इनलैंड क्वेरी, प्लांटेशन, कोई और वर्कशॉप जहाँ पर कोई काम हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जी पॉइंट में, और उसके अलावा एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट एज में बी स्पेसिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। किए मार्क्स सारे यहाँ तक। उसके बाद वेजेस मतलब कोई भी तरीके की रेम्यूनरेशन, कोई भी तरीके की इनकम आपको हो रही है बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंस, अदरवाइज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड विच वुड इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड वर फुलफिल्ड बाय पेबल टू अ पर्सन। जो भी रेम्यूनरेशन है वो सारा पैसा जो एक इंसान को वहाँ पर काम करने के लिए ड्यूली मिलना चाहिए, सिंपल है। तो ये वेजेस के अंदर अगर उन्होंने बोला कोई भी रेम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट, ये भी वेज इंक्लूड होता है। तुम वहाँ पर काम कर रहे हो, तुमको काम करने के दौरान चोट लग गई तो तुम्हें कोई कंपनसेशन मिल रही है, कोई सेटलमेंट मिल रही है, कोई डिस्प्यूट हो गया उस चक्कर में कोई आर्बिट्रेशन का अवार्ड आया है, उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, तो वेजेस के अंदर वो भी इंक्लूड होता है। सेकेंड, रेम्यूनरेशन टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इज एंटाइटल्ड टू रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क। ओवर टाइम करने के लिए, हॉलीडेज़ पे काम करने के लिए कुछ पैसा मिल रहा है, वो भी वेजेस के अंदर आता है, राइट। साथ ही कोई एडिशनल रेम्यूनरेशन पेबल अंडर द टर्म्स, कोई एनी सम विच बाय रीजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इज पेबल अंडर एनी लॉ फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मान लो मैंने तुम्हें आज अचानक से बोल दिया कि कल से काम पे मत आना, गलत चीज़ है ना ये। तो यार अगर आप किसी को अनड्यूली टर्मिनेट कर देते हैं तो उसके लिए आप उस बंदे को कोई कंपनसेशन देते हैं। दैट कंपनसेशन कैन बी प्री फिक्स्ड। हो सकता है कि अगर मैं तुम्हें ऐसे अचानक से बिना नोटिस के काम पे निकाल दिया ना, तो मैं तुम्हें कम से कम 1 महीने की सैलरी दूंगी, आगे आने वाले 1 महीने की सैलरी दूंगी, क्या, ताकि तुम उस टाइम पर अपनी नया जॉब ढूंढ सको, ठीक है। तो टर्मिनेशन के टाइम पे तुम्हें कोई पैसा मिला, और एनी सम to which the person employed is entitled under any scheme framed by the law from the time being in force but does not include। तो wages के अंदर ये 1 2 3 4 इंक्लूड नहीं होता है, बट डज नॉट इंक्लूड बोनस, डज नॉट इंक्लूड हाउस अकोमोडेशन, तुम्हें रहने के लिए जगह मिली है वो वेज में नहीं आता, बोनस नहीं है, हाउस अकोमोडेशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, कोई ट्रैवलिंग के लिए उसको पैसा दिया, कोई डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस, और एनी ग्रेजुटी पेबल। ये सारी चीज़ें आगे हैं तुम्हें, ग्रेजुटी क्या होता है सब कुछ, बट ये चीज़ें वेजेस में नहीं आती,
ठीक है। वेजेस में कोई भी पैसा जो तुम्हारा बनता है तुम्हें देने का, वो वेजेस में आता है। उसके अंदर ओवर टाइम इंक्लूड हो सकता है, कोई टर्मिनेशन के लिए इंक्लूड हो सकता है, एडिशनल रेम्यूनरेशन इंक्लूड हो सकता है, बट डज नॉट इंक्लूड बोनस एंड ऑल। बढ़िया, वो अलग चीज़ है, बोनस का अलग एक्ट है, राइट। HRA अलग चीज़ है। बढ़िया। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, किसकी बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? एम्प्लॉयर की। तो एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट टू द पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम ऑफ ऑल वेजेस रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है। लास्टली फैक्ट्रीज एक्ट का तो मैनेजर ऑफ फैक्ट्री, बस वो मार्क करते जाओ। अगर फैक्ट्री है तो मैनेजर ऑफ फैक्ट्री। थर्ड फोर्थ लाइन, उसके बाद एक लाइन छोड़ के अगली लाइन पर आ जाओ ना, कि अगर तुम्हारा रेलवे इस, तो फिर वो रेलवे वाला बंदा, राइट। कॉन्ट्रैक्टर, बाकी अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा। उस तरीके से तुम्हारे अलग अलग, बस जिस जहाँ पर भी काम करो तुम्हारा मालिक कौन बनता है वो। बढ़िया। तो ये सब लोग हैं तुम्हें पेमेंट करने के लिए। उसके बाद फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेज शैल बी फिक्स वेज पीरियड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वेज शैल बी पेबल। मतलब क्या हुआ? वेज पीरियड मतलब आपको कितने कितने कब कब पैसा मिलेगा, मंथली मिलेगा, वीकली मिलेगा, हफ्ते में 2 हफ्ते बाद मिलेगा, बाई वीकली मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो दिस इज वेज पीरियड होता है, टाइम। उसके बाद टाइम ऑफ पेमेंट, जो भी आपका वेज पीरियड ख़त्म होगा उसके 7 दिन में, महीना ख़त्म हुआ तो 7th तारीख तक आपको पैसा मिल जाना चाहिए वैसे। तो द वेज ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन अंडर इन द रेलवे फैक्ट्री और कोई भी एस्टैब्लिशमेंट में इन विच लेस देन 1000, कम से कम 1000 से कम, और in which less than 1000 persons employment shall be paid before the expiry of 7th day। अगर 1000 से ज़्यादा काम करते तो 10th डे ऐसा दिया होता है। ठीक है। अगर 1000 से कम काम करते तो 7th डे पर आपको पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर 1000 से ज़्यादा काम करते हैं, हर महीने के 7th डे पे या हर एक वीक के बाद? नहीं, वीक के बाद कैसे? वेज पीरियड बोला है, बाकी ये महीना ही है। महीने के, जैसे एक महीना खत्म हुआ, अगले महीने की 7 तारीख तक देने। हाँ, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको पेमेंट करनी है। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा द वेज ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड और इन एनी फैक्ट्री और इन एस्टैब्लिशमेंट शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे। तो मतलब यहाँ पर नंबर नहीं लिखा ना, तो इसका यही मतलब हुआ कि अगर 1000 से कम काम करते तो 7th, अगर बाकी या कुछ बाकी के अदर्स वाले कुछ भी हैं तो वो 10th। बढ़िया। उसके बाद हाउएवर इन केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन अ डॉक और जेटी और ये सब है, माइन वाइन है, तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ख़त्म होगा उसके ऊपर आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। सारी पेमेंट ऑन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, उसके भी 7 दिन के अंदर अंदर, कंप्लीशन के 7 दिन के अंदर अंदर मिल गया। 7 दिन कहाँ लिखा है? क्लैरिटी। अगला where the employment of any person is terminated by or on behalf of the employer by the wages earned before the expiry of the second working day from the day। अगर मान लो आपको टर्मिनेट कर दिया गया है तो आपके टर्मिनेशन के दूसरे दिन पर आपको पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय स्पेशल ऑर्डर एग्जेम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम दिस एक्ट। मतलब ये एक्ट किसको किसको अप्लाई नहीं करेगा वो अपने आप बोल सकते हैं यहाँ तक। ठीक है। अगला वेजेस टू बी पेड इन करंट कॉइन और करेंसी। ऑब्वियस सी बात है ना, आप किस में पैसा दोगे? करेंसी में दोगे, आज की करेंसी में दोगे, चेक में दोगे, जैसे भी दोगे। ठीक है। डिडक्शंस, क्या क्या अलाउेबल डिडक्शंस हैं कि आपके वेजेस में से क्या क्या पगार कट सकती है, राइट। कौन सी पगार कट सकती है? अलाउज डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन द अकाउंट ऑफ फॉलोइंग। आप कोई फ़ाइन लगा है, कोई आप आए नहीं हो काम पर, कोई आपने गुड्स को लॉस कर दिया, कोई रिकवरी एडवांस आपने दिया था, लोन लिया था आपने मेरे से, मैंने आपका पैसा काटा है, कोई रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम एनी फंड, इनकम टैक्स का पेमेंट है, कोई पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, देख लेना, ये मार्क कर लोगे ना। ठीक है। उसके बाद फाइन्स बस रीड कर लेना, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, एवरी एम्प्लॉयर को मेंटेन करना पड़ता है सच पर्टिकुलर्स। बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस और डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड पेनल्टी फॉर मिलिशियस और विक्शियस क्लेम। क्या क्या है इतना सारा? तो अगर आपने और डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस पेनल्टी फॉर विद द क्लेम और डिडक्शन, ठीक है। अगर आपको जो वेजेस हैं वो डिलेड मिल रही हैं या तो नहीं मिल रही हैं या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं
तो वही के बारे में बात हो रही कि कोई भी क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ, यानी कि आपने कोई एक्शन लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि आपके पैसा फालतू में कट गया, आपके पैसा मिला नहीं, डिले हो गई है, और पेनल्टी फॉर वेक्शियस क्लेम्स। और अगर आप झूठे करते हैं क्लेम कोई, तो आपको उसके लिए भी पेनल्टी लगेगी। आया समझ? हेडिंग समझ में आई ना अच्छे से? अगला सेक्शन 15 डील्स विद क्लेम्स राइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस और डिले इन पेमेंट एंड पेनल्टी. It provides that the appropriate government may by notification the official gazette appoint any commissioner for the workman commissioner, central government का कोई officer, or any officer of the state government not below the rank of labor commissioner, presiding officer of labor court, or any other officer of judge civil court. रट्टा मारना पड़ेगा इसको थोड़ा. ये वाले को अपॉइंट करेंगे. क्यों अपॉइंट करते हैं इनको? कि उनको जिनकी डिले हुई है, जिनको नहीं मिली, तो उनको मिलता है. उनको हियरिंग के लिए कि अगर मैंने कोई, हम यहाँ पर इस पॉइंट में केस कर रहे थे ना, तो ये केस सुनेंगे. टू हियर एंड डिसाइड ऑल दी स्पेसिफाइड एरिया और क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस. बढ़िया. अब इसका थर्ड पैराग्राफ, वेयर द कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एनी डिडक्शन हैज़ बीन मेड फ्रॉम द वेजेस और ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन or any person or any payment of which has been delayed, such person himself or any legal or practitioner or official or registered trade union जो भी होगा. कितना सारा लिखा है इसके अंदर, पर ये कि अगर कोई भी किसी भी ऑफिसर को बोल के केस कराएगा, इंस्पेक्टर को बोल के नहीं, केस कर बोल के क्यों कराएगा? रिटर्न देगा अपने भी आप पे. नहीं, ये वो वाला नहीं है. ये वो है कि अगर मैंने कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन दैट कोई डिडक्शन हुई है, मान ले, ठीक है, हैज़ बीन मेड फ्रॉम द वेजेस, तो या तो आपको डिले हुआ है, ठीक है, और एनी लीगल प्रैक्टिशनर और एनी ऑफिशियल और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज ऑथराइज्ड इन राइटिंग टू एक्ट इन ऑन हिज बिहाफ और एनी इंस्पेक्टर. इसमें बोला हुआ है कि कौन सा बंदा होगा जो केस कर सकता है. इस पैराग्राफ में अगर डिले हुआ है तो कौन सा बंदा केस कर सकता है? या तो आप खुद कर सकते हो, देखो यहाँ पर कोई लीगल प्रैक्टिशनर केस कर सकता है आपके लिए, या तो कोई पर्सन ऑथराइज्ड बाय द यूनियन इन राइटिंग. उस बंदे के बिहाफ पे कौन केस कर सकता है? हु कैन फाइल अ केस, लिख दो वहाँ पर. ठीक है, उसका वकील, उसका ये ट्रेड यूनियन का लीडर, ऐसे ऐसे. बढ़िया. फिर हावेवर एवरी एप्लीकेशन शैल बी प्रेजेंटेड विद इन 12 months फ्रॉम द डे ऑन विच डिडक्शन हैज़ बीन मेड. आएगा समझ? तुम्हारी अनऑथराइज पैसा कटा है तो 12 महीने के अंदर अंदर केस तुम्हें करना पड़ेगा. बढ़िया. और फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ वेजेस वॉज ड्यू टू बी मेड एज द केस में भी. या तो गलत पैसा कटा, दो ही केस थे ना तुम जो करने वाले थे, या तो तुम्हारा पैसा ज़बरदस्ती कट गया, या तो तुम्हें पैसा मिला नहीं. तो ड्यू डेट के 12 महीने गिन लो, या तो गलत जिस दिन कटा है उस दिन से 12 महीने गिन लो. 12 महीने में केस करना है तुमको. ठीक है. अगला पैराग्राफ छोड़ दो, उसके अगला, अ क्लेम अंडर एनी एक्ट. मिल गया? अ क्लेम अंडर एनी एक्ट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज फार एज प्रैक्टिकेबल विद इन 3 months. जो भी केस की सुनवाई होगी वो 3 महीने के अंदर अंदर केस सुन के खारिज खत्म कर देना चाहिए. इट मे बी नोटेड दैट द पीरियड ऑफ 3 months मे बी एक्सटेंडेड इफ बोथ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट अग्री और एनी बोनाफाइड मैनर. ठीक है. और नो डायरेक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन इफ एनी शैल बी मेड. अगर डिले हुई है तो कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑर्डर करेगा? कंपेंसेशन ऑर्डर करेगा ना, कि भाई गलत पैसा कटा है किसी बंदे का, कंपेंसेशन दे दो इसको. तो ये केसेस जहाँ पर दिए हुए हैं जहाँ पर कंपेंसेशन नहीं मिलेगी. ठीक है. नो कंपेंसेशन अवेलेबल. पहला बोनाफाइड एरर था और डिस्प्यूट था एज टू द अमाउंट पेबल टू द एम्प्लॉयड पर्सन. जेन्युइन था, उसने जानबूझ के पैसे नहीं काटे तुम्हारे, गलती से कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है या एरर हुआ है, तो कंपेंसेशन नहीं मिलेगी. ऑकरेंस ऑफ एनी इमरजेंसी और एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस वॉज अनेबल टू एक्सरसाइज रीजनेबल डिलीजेंस. इमरजेंसी को सिचुएशन अगर आप ऐसे एक्सप्लेन कर देते हो कि ऐसी हालात थे कि मैं नहीं देख पाया कि इसकी सैलरी कितनी बनती थी. और फेलियर ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन टू अप्लाई फॉर एक्सेप्ट ऑफ पेमेंट, उसकी भी गलती हो सकती है जो नौकरी पे है. और एनी अथॉरिटी, अगले पैराग्राफ में, इफ़ द अथॉरिटी हियरिंग एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन वॉज अ मिलेशियस वेक्सेशियस, गलत एप्लीकेशन थी, झूठा क्लेम था, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है नॉट एक्सीडिंग 370 रुपीज़ 75.
बी पेड टू द एम्प्लॉयर और एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है। खत्म।